गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था भौतिक विज्ञान, उसका लेसन नंबर अपना 4 चल रहा है। उस लेसन नंबर 4 में अपना पार्ट फर्स्ट हो गया था, आज अपना पार्ट सेकंड चलेगा। तो पार्ट अपना जो सेकंड है भाग 2, वो आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो अपना जो पार्ट फर्स्ट था उसके अंदर आपने ओरस्टेड का नियम का डिस्कशन किया। तो किस प्रकार से आपका चुंबकीय क्षेत्र आता है उसका उसमें क्या किया, डिस्कशन किया। फिर आपने चुंबकीय बल और क्षेत्र के बारे में क्या किया, डिस्कस किया। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है हर बार, तो उसकी डायरेक्शन के लिए आप कौन कौन से लोग काम में लोगे उनका यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो बताने के लिए अपना जो फर्स्ट अपना जो नियम रहेगा वो है दक्षिणी हस्त का नियम नंबर 1। दक्षिणी हस्त का नियम, या इसी नियम को आप बोल सकते हो दाएं हाथ के हथेली का नियम। तो दक्षिणी हस्त का नियम अपना क्या है, तो इस नियम के अनुसार आप किसी भी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से अपना दायां हाथ लेना है, ये वाला। तो इस दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ना है, जैसे ये आपका क्या है, कोई चालक तार है, तो इसको इस दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ना है कि अपनी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ठीक है, मुड़ी हुई जो अपनी अंगुलियां हैं वो क्या बताएगी भी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो ये अपना जो खिंचा हुआ अंगूठा है वो किसको बताएगा, धारा की दिशा को। समझ गए? तो इसको लिखना है आपको कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक, किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि दाएं हाथ का अंगूठा दाएं हाथ का अंगूठा धारा की दिशा, धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की दिशा को प्रदर्शित करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तो ये अपना क्या है, दक्षिणी हस्त का नियम है। तो मैंने बताया इस नियम के अनुसार कोई भी अपना धारावाही चालक है, जैसे अपना धारावाही चालक है, तो इस धारावाही चालक को आपको
दाएं हाथ से इस प्रकार से पकड़ना है, तो दाएं हाथ से इस प्रकार से हमने इसको क्या क्या किया, पकड़ लिया। तो अपना जो खिंचा हुआ अंगूठा है वो तो क्या होगा, धारा की दिशा में। तो अपनी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो क्या बताएंगी, आपको धारा की दिशा को बताएंगी। अब देखो, धारा की दिशा को डिनोट करने के लिए आप दो प्रकार के साइन कहां मिले होंगे, एक तो डॉट और एक आप क्रॉस। ठीक है, यदि आपकी धारा की दिशा किधर अंदर की ओर है तो आप किससे डिनोट करोगे, उसको क्रॉस से। और यदि धारा की दिशा बाहर की ओर है तो उसको हमेशा किससे प्रदर्शित करोगे, आप डॉट से प्रदर्शित करोगे। तो नीचे लिखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होने पर डॉट, ये वाला डॉट से तथा अंदर की ओर होने पर क्रॉस, इस प्रकार से क्रॉस लगाना है, क्रॉस से व्यक्त करते हैं। समझ गए? यदि आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, बाहर की ओर है, तो उसको डॉट से आप प्रदर्शित करोगे। और यदि आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, अंदर की ओर है, तो उसको आप किससे प्रदर्शित करोगे, क्रॉस से प्रदर्शित करोगे। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये आपका कोई धारावाही चालक तार है, ये क्या है, कोई धारावाही चालक तार। इसमें आपकी इस दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, धारा आई प्रवाहित हो रही है। समझ गए? तो जैसे यहां नीचे कोई आपका बिंदु ए है, इस बिंदु ए के ऊपर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो आपको इस धारावाही चालक तार को इस प्रकार से पकड़ना है आपको। ठीक है, इस प्रकार से पकड़ूंगा मैं, तो देखो आपका जिधर आपका बिंदु है, जिस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, उधर अपनी मुड़ी हुई अंगुलियां, और धारा की दिशा में अपना क्या होना चाहिए, अंगूठा। तो धारा की दिशा में अंगूठा किया, तो मुड़ी हुई अंगुलियां किधर है, अंदर की ओर आ रही है। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर होगी भाई, अंदर की ओर होगी। तो इसको आप किससे डिनोट करोगे, क्रॉस से। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी वो अंदर की ओर आएगी। और यदि आपकी बाहर की ओर है, ठीक है, जैसे ऊपर कोई बिंदु है आपका, ये ऊपर कोई बिंदु बी है, तो इस पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। ठीक है, तो देखो भाई, इधर ऊपर की ओर अपनी करो अंगुलियां, तो ये किधर आ जाएंगी, बाहर की ओर आ जाएंगी, धारा की दिशा में अंगूठा। तो इधर अपना जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर है, बाहर की ओर, जिसको आप डॉट से प्रदर्शित करोगे। यदि आपकी ये आपका कोई चालक तार है और इसमें धारा की दिशा आपकी इधर है, इसके अपोजिट है। ठीक है, तो इधर आपको वही बिंदु ए और बिंदु बी के ऊपर क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। इस एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपको। समझ गए? तो यहां बिंदु ए के ऊपर, तो देखो धारा की दिशा में आपका क्या होना चाहिए, मुड़ा हुआ, ये खिंचा हुआ अंगूठा होना चाहिए। ठीक है, और जो मुड़ी हुई अंगुलियां वो क्या बताएंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएंगी। तो धारा की दिशा इधर है, तो अब देखो इधर नीचे की ओर आप अंगुलियां करोगे और धारा की दिशा में अंगूठा करोगे, तो देखो अंगुलियां किधर, बाहर की ओर आ रही है। इसका मतलब यहां पर आपकी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर की ओर, जिसको आप डॉट के द्वारा क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे। ऊपर वाले बिंदु पे बताना है तो ऐसे करो भाई, ऊपर की तरफ अंगुलियां, तो अंगुलियां किधर जा रही है, अंदर की ओर, धारा की दिशा में अपना अंगूठा। तो बिंदु बी के ऊपर जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो किधर है, अंदर की ओर, जिसको आप किससे, क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित करोगे। तो इस प्रकार से इस दक्षिणी हस्त के नियम से हम क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर सकते हैं। तो एक बार इसको पॉज करके आप नोट कर लो जल्दी।
तो ये अपना खोज करके आप नोट कर लेना इसको। तो ये अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाला पहला नियम था। दूसरा नियम अपना है, इसको मैं मिटा देता हूं, दूसरा अपना नियम है नंबर 2, वर्तीय धाराओं का नियम। दूसरा अपना नियम क्या है? वर्तीय धाराओं का नियम, या इसी को बोलते हैं हम दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो अपने दाएं हाथ की हथेली का नियम या वर्तीय धाराओं का नियम क्या है? तो अपने इस नियम के अनुसार कोई वर्तीय पथ में क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये जो अपने दायां हाथ है, इसकी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, उसको तो क्या करना है आपको? धारा की दिशा में। और जो खिंचा हुआ अंगूठा होगा, जैसे इस प्रकार से वर्तीय पथ में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है, ऐसे इस प्रकार से आपकी धारा आई प्रवाहित हो रही है। समझे कि नहीं समझे? तो ये अपनी मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, वो तो किधर होनी चाहिए? धारा की दिशा में। तो ये खिंचा हुआ अंगूठा किसको बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा। यदि वर्तीय पथ में आपकी क्या हो रही है? धारा प्रवाहित हो रही है, तो आपको ये नियम क्या करना पड़ेगा? काम में लेना पड़ेगा। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए। समझ गए? तो ये आप नियम आप इस प्रकार से नोट करोगे। देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की अंगुलियों को, दाएं हाथ की अंगुलियों दाएं हाथ की अंगुलियों को वर्तीय पथ में, वर्तीय पथ में, वर्तीय पथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा की दिशा में, मोड़ा जाए। तो खींचा हुआ अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह अपना क्या है? इस दाएं हाथ की हथेली का नियम है। ठीक है? तो जिस प्रकार से देखो, इस प्रकार ये कोई आपका वर्तीय पथ है, समझ गए? इसमें धारा की दिशा आपकी इस प्रकार से है, इस प्रकार से, यानी एंटी क्लॉकवाइज आपकी क्या हो रही है? इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वामावर्त दिशा में। ठीक है? तो ये मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं, वो तो क्या करना है आपको? धारा की दिशा में मोड़ना है इनको। तो ये देखो, खिंचा हुआ अंगूठा किधर है? बाहर की ओर है। तो यहां पर अपनी जो धारा की दिशा होगी वो किधर है? बाहर की ओर। तो डॉट से लगा दो।
जैसे कोई आपका इस प्रकार वर्तीय पथ में आपकी धारा प्रवाहित हो रही है और इसकी डायरेक्शन है आपकी क्या, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी आपकी दक्षिणावर्त दिशा में क्या हो रही है, इस वर्तीय पथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा की दिशा में आपको मुड़ी हुई अंगुलियां, तो अब देखो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। इसका मतलब इधर अपनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो अंदर की ओर, जिसको आप क्रॉस के द्वारा क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो एक बार इस नियम को आप पॉज करके नोट कर लो। चलो, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने वाला अपना क्या हो गया, दूसरा नियम हो गया। अब तीसरे नियम की हम बात करते हैं। तीसरा नियम है अपना फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम। तो नंबर 3 है अपना फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। यह अपना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की डायरेक्शन बताने के लिए क्या है, तीसरा नियम है। तो अपना ये नियम क्या है, इसको आपको समझना है। सबसे पहले अपना जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, तो इस नियम के अनुसार अपने बायां हाथ, कौन सा हाथ लेना है आपकी बार, बायां हाथ लेना है। तो बायां हाथ की 3 अंगुलियां कौन कौन सी, एक तो मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। यह अपनी मध्यमा है, तर्जनी है और यह अपना अंगूठा है। इन तीनों अंगुलियों को आपको इस प्रकार से फैलाना है कि तीनों जो अपनी अंगुलियां हैं वो एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। तो ये इस प्रकार से आप फैलाओगे तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएगी, लंबवत हो जाएंगी। तो इसमें ये जो आपकी मध्यमा है, ये आपका जो भी आवेशित कण होगा उसके वेग को, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये अंगूठा आपका चुंबकीय बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। समझे कि नहीं समझे? तो मध्यमा अपने कण के वेग को, मध्यमा है ये कण के वेग को, अपनी तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और ये अपना अंगूठा है वो चुंबकीय बल की दिशा को क्या कर देता है, प्रदर्शित करता है। यही अपना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। समझ गए? तो इसको इस प्रकार से आपको लिखना है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की 3 अंगुलियां मध्यमा, तर्जनी व अंगूठा अंगूठे को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत रहे। एक दूसरे के लंबवत रहें, जिसमें मध्यमा कण के वेग को तर्जनी
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो खिंचा हुआ अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है। यही अपना क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो इसको आप एक बार पॉज करके क्या कर लो, नोट कर लो, समझ में आपके आ गया होगा। हमेशा इसमें बाएं हाथ को आपको क्या करना है, काम में लेना है। समझ गए? तो जल्दी से इसको पॉज करके आप नोट करो। तो पॉज करके नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो ये 3 नियम आपको हमेशा याद रखने हैं। किसके लिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की दिशा बताने के लिए। अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो है लोरेंज बल। कौन सा बल है भाई? लोरेंज बल। तो लोरेंज बल की हम बात करते हैं। यहां पर दिशा अपनी हो गई। दिशा के बाद, क्योंकि बिना डायरेक्शन के आप अपनी फिजिक्स है वो नहीं पढ़ सकते। डायरेक्शन का, चाहे आपकी विद्युत क्षेत्र की दिशा हो चाहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, सबका आपको डायरेक्शन का पता होगा, तभी आप उसके न्यूमेरिकल या उसके डेरिवेशन क्या सोल्व कर पाओगे, अन्यथा नहीं। अब देखो अपना है न्यू टॉपिक, लोरेंज बल, जिसको आप लोरेंज फोर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो लोरेंज बल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। यानी इसमें कोई आपका कोई आवेशित कण है, वो आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गुजरे, कैसा क्षेत्र हो जहां पर आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या हो, उपस्थित। तो उस कंडीशन में उस आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है उसी को आप क्या बोलते हो, लोरेंज बल बोलते हो। कैसे क्षेत्र से गुजरे? जहां पर आपका विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित हो। इस प्रकार के क्षेत्र से यदि वो गुजरता है तो उसके ऊपर जो बल कार्य करेगा उसी बल को हम क्या बोलते हैं, लोरेंज बल बोलते हैं। अब देखो ये आपका लोरेंज बल है, ठीक है, वो विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के योग के बराबर होता है हमेशा। लोरेंज बल किसके बराबर होगा? विद्युत बल और चुंबकीय बल के योग के बराबर होगा हमेशा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से आपको लिखना है कि जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण ऐसे क्षेत्र से गुजरता है, ऐसे क्षेत्र से गुजरता है जहां विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों
दोनों उपस्थित होते हैं, दोनों उपस्थित होते हैं, तो दोनों उपस्थित होते हैं तो आवेशित कण पर, तो आवेशित कण पर, आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है, एक बल कार्य करता है, जिसको लोरेंज बल कहते हैं, तो ये आपका लोरेंज बल होता है। अब इसका मान नीचे लिखना, लोरेंज बल का मान विद्युत बल व चुंबकीय बल के योग के बराबर होता है। लोरेंज बल का मान कितना रहेगा? चुंबकीय बल और विद्युत बल के योग के बराबर होगा। अर्थात आपका जो लोरेंज बल होगा एफ वेक्टर इक्वल टू आपका होगा एफ ई वेक्टर प्लस एफ एम वेक्टर। एफ ई वेक्टर तो यानी विद्युत बल और एफ एम चुंबकीय बल। तो विद्युत बल आप सब जानते हो, एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। तो चूंकि अपना एफ ई वेक्टर इक्वल टू तो क्या होता है? क्यू ई वेक्टर। और अपना एफ एम वेक्टर इक्वल टू आपका क्या होता है? क्यू और ये आपका वी सदिश क्रॉस बी सदिश, जो आप पिछली क्लास में निकाल चुके हो। ठीक है, दोनों की वैल्यू यहां पर पुटअप कराओ तो अपना एफ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू और ये आपका वी सदिश क्रॉस बी सदिश वेक्टर। दोनों में देखो क्यू कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लो, तो अपना लोरेंज बल एफ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू और ये आपका ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर और क्रॉस बी वेक्टर। ये आपका क्या आ जाएगा? लोरेंज बल आ जाएगा। इसी को हम लोरेंज बल बोलते हैं, जो विद्युत बल और चुंबकीय बल के योग के बराबर होता है। तो इसको एक बार पॉज करके आप क्या कर लो, नोट कर लो जल्दी। चलो भाई, ये आप सबने नोट कर लिया होगा। आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा, लोरेंज बल आपके समझ में आ गया। आगे अपना जो टॉपिक रहेगा वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर
लगने वाला चुंबकीय बल आपको कैलकुलेट करना है। कौन से क्षेत्र में? समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट न्यू हेडिंग डाल लो आप, तो अगला अपना टॉपिक है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। चुंबकीय बल, तो यह आपका कोई समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। उस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक है, उस पे लगने वाला आपको क्या चाहिए? चुंबकीय बल चाहिए। तो इस प्रकार से देखो, ये आपके पास इस प्रकार से समरूप चुंबकीय क्षेत्र है। ये जिसे समरूप विद्युत क्षेत्र होता है अपना, उसी प्रकार से समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। यह आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी सदिश है। इस समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आपका इस प्रकार से धारावाही चालक है। ये कोई आपका धारावाही चालक है। इस धारावाही चालक में धारा आई क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। समझ गए? इसकी जो लेंथ है धारावाही चालक की, जो लंबाई है वो क्या है? स्मॉल एल, और इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? कैपिटल ए है। तो इस पे लगने वाला आपको क्या चाहिए? चुंबकीय बल चाहिए। अब ये आपका दो धारावाही चालक है, ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र से क्या? थीटा कोण पे रखा हुआ है। तो इस पे लगने वाला जो चुंबकीय बल होगा वो इसे ऊपर की ओर लगेगा लंबवत। तो ये आपका समरूप चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल लगेगा वो एफएम वेक्टर। ये आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। समझ गए? तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे, जब एक स्मॉल एल लंबाई के धारावाही चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा जाता है, तो इस चालक में उपस्थित क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या करेंगे? अपवयन वेग से गति करेंगे। जो अपवयन वेग आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है। अपवयन वेग क्या होता है वो आपको बताया हुआ है। तो उस अपवयन वेग से वो क्या करेंगे? गति करने लग जाएंगे। सभी जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एक ही दिशा में करेंगे। तो इसमें आपको पहले इस प्रकार से लिखना है कि जब एक स्मॉल एल लंबाई का धारावाही चालक को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए तो चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अपवयन वेग
से अपवन वेग से गति करते हैं, गति करते हैं, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय बल लगता है, चुंबकीय बल लगता है, जिसका मान, जिसका मान कितना होगा भाई? चुंबकीय बल है अपना Fm, तो Fm इक्वल टू कितना? QV साइन थीटा। कितना? QV यानी आपका VD कर लो इसको, अपवन वेग है, डिप वेलोसिटी QVB, और ये आपका साइन थीटा। इसको मैं समीकरण 1 दे दो। इतना इसके ऊपर क्या लगेगा? चुंबकीय बल लगेगा अपना। समझ गए? अब यदि आपका चालक है, उस चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है, तो संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? कैपिटल N। तो नीचे लिख लो, यदि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो, तो संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी भाई? वो आपकी हो जाएगी कैपिटल N, और कैपिटल N इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा? स्मॉल n, और ये आपका V। स्मॉल n इक्वल टू क्या आ जाएगा? V अपने पास आ जाएगा। अब याद देखो, V अपना V क्या है भाई? ये आयतन है, और आयतन कितना भाई? इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और लंबाई L है, तो इसके गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो अपना चूंकि V किसके बराबर होगा? AL के बराबर, तो इस V की जगह क्या रख दो? AL रख दो, तो अपने कैपिटल N इक्वल टू क्या आ जाएगा? NaL। ये आपका कोई समीकरण 2 आ गया। तो एक बार यहां तक आप नोट करना, पॉज करके नोट करो जल्दी। तो इसको पॉज करके नोट कर लिया। तो एक बार मैं इसको क्या करता हूं? मिटा देता हूं, ये तो आप नोट कर लेना। इसके बाद देखो आप अब देखो, आपने चालक के संपूर्ण आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट कर ली, जो समीकरण 2 में अपने पास आ गई। अब यदि आपके पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है? स्मॉल e है, तो अपने संपूर्ण जो अपना जो चालक है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन
पर आवेश कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो नीचे लिखना, यदि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल ई हो तो चालक में कुल आवेश क्या हो जाएगा? चालक में कुल आवेश स्मॉल क्यू, कुल आवेश कितना और स्मॉल क्यू इक्वल टू एन ई। ठीक है, एन का मान अपने पास समीकरण 2 में है, ये रख दो। तो अपने पास कुल आवेश कितना, क्यू इक्वल टू स्मॉल एन ई ए एल, ये आपका क्या आ जाएगा? कुल आवेश आ जाएगा। और ये आपका समीकरण है 3। कुल आवेश आपके पास आ गया। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 और 2 से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो नीचे लिखना, समीकरण 1 व 3 से। एक अपने पास पहले आपने लिख लिया, ठीक है, दूसरा तीसरा अपने पास है। तो वहां पर देखो समीकरण जो अपना 1 था उसमें क्या था, क्यू वी बी इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो जो अपना चुंबकीय बल होगा एफ एम इक्वल टू क्यू की जगह आप ये वैल्यू रख दो, तो एन ई ए एल, और ये आपका वी डी, और ये आपका बी, और ये आपका साइन थीटा। हो गया यहां तक? अब देखो यहां पर एक वैल्यू आपके पास आ रही है एन ई ए और वी डी। क्या रही है? एन ई ए वी डी। ये क्या होता है आपका? चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का मान है, जो आप पहले निकाल चुके हो चैप्टर नंबर 3 के अंदर, कि जो अपना आई होता है, आई इक्वल टू कितना आता है, एन ई ए वी डी। तो यहां एन ई ए वी डी की जगह आप क्या कर दोगे, आई पुटअप करवा दोगे। तो अपने पास एफ एम इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आई, और ये आपका एल बच गया, तो एल बी, और ये साइन थीटा। ये आपके पास जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई आपका थीटा कोण पर कोई चालक रखा हुआ है, तो उस पे लगने वाला क्या आ गया, चुंबकीय बल आपके पास आ गया। इसको कोई समीकरण दे दो 4। अब इसको मेरे को क्या करना है, सदिश रूप में लिखना है। तो नीचे लिख देना सदिश रूप में, क्योंकि बल है वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, तो नीचे लिखना सदिश रूप में। तो सदिश रूप में आप लिखोगे एफ एम वेक्टर इक्वल टू आई, धारा है वो आपकी अदिश राशि होती है। तो इस देखो ये अपना सदिश रूप में लिखना है आपको। तो आई आपकी क्या, धारा अपनी अदिश राशि होती है। आगे आपका क्या है, एल, एल अपनी क्या है, विस्थापन मान लो। तो एल अपनी क्या होगी, सदिश राशि होगी, और बी अपनी क्या होगी, सदिश राशि होगी। तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आई, और ये ब्रैकेट लगाना इनटू एल सदिश क्रॉस बी सदिश। ये आपका इसका सदिश रूप आ जाएगा। आ गया सदिश रूप। अब नीचे लिख देना कि अतः धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल की जो दिशा होती है उसकी लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के तल के लंबवत, यानी उसके तल के लंबवत। मैंने कहा था बाहर की ओर आएगा। ठीक है, तो नीचे लिख देना ये बात। इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट करो जल्दी। तो इसके नीचे आपको लिखना है इस प्रकार से, कि अतः धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की दिशा
धारावाही चालक की लंबाई की दिशा उसकी लंबाई व चुंबकीय क्षेत्र के तल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के तल के लंबवत होती है। ये इसकी क्या रहेगी, डायरेक्शन रहेगी, किसकी, इसे चुंबकीय बल की। तो नीचे ये आप एक बार पॉज करके क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो इस प्रकार से ये आपने क्या कर लिया, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक अपने रहेंगे वो अपने नेक्स्ट जो अपना पार्ट रहेगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।